हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। एक कक्षा 10 का मॉडल पेपर है। आप लोगों के बार बार मैसेज आने पर विचार किया कि उत्तर प्रदेश में कुल 6 सेट आते हैं, तो 6 सेट को 3 मॉडल पेपर में कंबाइंड करके आपके पास भेज दिया जाए। तो ये दूसरा मॉडल पेपर है। तीसरा मॉडल पेपर और भेजेंगे और इसी के साथ आपके उत्तर प्रदेश में जितने भी सेट आएंगे सब मैच हो जाएंगे, ये हमारा दावा है। तो चलिए ये कंबाइंड मॉडल पेपर देखिए। मॉडल पेपर दूसरा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का है। समय 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक 70 है। सामान्य निर्देश में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। यह प्रश्न 2 खंडों आ एवं बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, पर जब कंबाइंड 6 सेट उत्तर प्रदेश में आते हैं, उनको 3 सेट में जोड़ा जा रहा तो कम से कम 40 प्रश्न होंगे, 40 से ज़्यादा ही होंगे बहुविकल्पीय। खंड बा 40 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक 1 एवं वर्णनात्मक 2 प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, नेपोलियन का पतन किस वर्ष हुआ? तो नेपोलियन का पतन होता है 1815 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत क्या था? तो ये राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था बाल्कन क्षेत्र। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। वियना संधि संपन्न होने का वर्ष कौन सा था? तो 1815 में नेपोलियन का पतन होता है और उसी के बाद वियना की संधि होती है, जिसकी अध्यक्षता मेटरनिख करता है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? तो मेटरनिख का है भाई। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 ये भी है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो ये लौटे थे 1915 में। थोड़ा जल्दी क्वेश्चनों को यहाँ पे तैयार कराया जा रहा है, आप देखते जाएं और 2-3 बार देखेंगे, अभी आपके पास समय है। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला? 1930 में। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। दांडी मार्च का संबंध किससे था? तो दांडी मार्च का संबंध महात्मा गांधी से था, जो साबरमती से लेके दांडी तक की यात्रा की गई थी। 240 मील 78 सहयोगी थे महात्मा गांधी को लेकर, 79 सहयोगी इसमें थे। और इसी के बाद नमक कानून तोड़ा गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो यदि ऑप्शन में महात्मा गांधी हैं तो महात्मा गांधी पर ही जाना, जवाहरलाल नेहरू पर नहीं। महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं रहेंगे तब जवाहरलाल नेहरू पर जाना है। औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होती है इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ होती है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। नूडल्स किस देश से यूरोप में पहुंचे थे? तो नूडल यूरोप में पहुंचे थे चीन से। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन
बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सी दो प्रक्रियाएं साथ साथ चल सकती हैं? तो व्यापार और संस्कृति, व्यापार और रोजगार, व्यापार और पूंजी, व्यापार और श्रम। तो देखिए, आपको देखने से लग रहा होगा सभी ऑप्शन सही हैं, पर सबसे सही और सटीक उत्तर है व्यापार और श्रम, साथ साथ चल सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। चीन में किस वर्ष क्रांति हुई थी? तो चीन में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1949 में। चीन में क्रांति हुई थी 1949 में। अगला प्रश्न, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क संसाधन है नवीकरण योग्य। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण? तो मुख्य कारण है अत्यधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है काली मिट्टी। इसको कपास मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन एक संभावित साधन है? तो संभावित साधन है पवन ऊर्जा। संभावित साधन पवन ऊर्जा है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। 1992 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में हुआ था? तो 1992 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था ब्राजील में। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण या वायु संरक्षण से? तो चिपको आंदोलन का संबंध है वन संरक्षण से। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है उड़ीसा से। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम उड़ीसा से संबंधित है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में समस्त जैव प्रजातियों की संख्या कितने प्रतिशत है? तो भारत में समस्त जैव प्रजातियों की संख्या है 8%। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22, भाखड़ा नागल बांध के विषय में कौन सा जोड़ा सही है? भाखड़ा नांगल बांध के विषय में कौन सा जोड़ा सही है? तो चंबल राजस्थान या सतलुज पंजाब या नर्मदा गुजरात या कृष्णा आंध्र प्रदेश? तो भाखड़ा नागल बांध, पंजाबी लोग बहुत भांगड़ा करते हैं भाई, तो भाखड़ा नागल बांध के संबंध में ऑप्शन बी सतलुज एवं पंजाब, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23, संसार की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? दार्जिलिंग है, चेरापूंजी है, गुवाहाटी है, मासिनराम है। तो देखिए, यदि मासिनराम ऑप्शन में रहता है तो ऑप्शन मासिनराम ही सही होगा। ऑप्शन में मासिनराम नहीं है, चेरापूंजी है, तो चेरापूंजी पर चले जाना। यदि ऑप्शन में मासिनराम चेरापूंजी दोनों नहीं है तो आप दार्जिलिंग पे जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन मासिनराम, दूसरा चेरापूंजी और तीसरा दार्जिलिंग। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। संपूर्ण जल का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है, यानी पीने योग्य जल है? तो ये
2.5% जल पीने योग्य है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगले प्रश्न पे आ जाएं। हीराकुंड बांध से संबंधित सही जोड़ा कौन सा है? तो हीराकुंड, कल इसके पहले वाले मॉडल पेपर में प्रश्न इसी से संबंधित दिया था और उसमें भी बताया था हीराकुंड, हीरा की बात आएगी भाई तो महानदी पर होगी और महानदी कहाँ होगी? उड़ीसा में, यानी प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल धान, बाजरा, मक्का, गेहूं, तो गेहूं रबी की फसल है। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से रोपण कृषि की उपज कौन सी है? तो रोपण कृषि गन्ना, धान, गेहूं, जूट, तो सबसे अच्छा उदाहरण है गन्ना। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएं। निम्न में से किस कृषि को क्षेत्रक कृषि कहते हैं? किसे कृषि क्षेत्र कहते हैं? निम्न में से किसे कृषि क्षेत्र कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो झारखंड के कोडरमा में अत्यधिक उत्पादन होता है अभ्रक का। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31, झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन बी झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन में यदि तमिलनाडु होगा तो वही उत्तर सही होगा, तमिलनाडु। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो देखिए एंथ्रेसाइट, हेमेटाइट ऐसा जो कुछ भी आएगा उसमें आप एक शब्द याद रख लें, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला होता है और बाकी सब लोहा होता है, तो एंथ्रेसाइट का संबंध कोयला से है और जो ऐसे शब्द आएंगे उनका संबंध लोहा से है। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। इसका कार्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर? तो यहाँ पे देखते हैं कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट पर है, कोच्चि बंदरगाह पश्चिमी तट पर है, मुंबई बंदरगाह पश्चिमी तट पर है और पूछा जा रहा पूर्वी तट पर, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह पूर्वी तट पर है। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है वायु परिवहन। वायु परिवहन। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36 ये भी है, यहाँ पे 2-3 प्रश्न ज़्यादा हैं, यह महत्वपूर्ण है। तैयारी आप अच्छे से करेंगे। आपको पहले ही बता दिया हूँ, उत्तर प्रदेश में कुल 6 सेट आते हैं और 6 सेट को 3 मॉडल पेपर में कंबाइंड किया जा रहा है, तो जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को केवल 4 प्रश्न ही देंगे जो आपको करने हैं, उसी में से 6 सेट मिल जाएगा। पर बहुविकल्पी और मानचित्र संबंधी प्रश्नों को
डबल करके आपके पास भेजा जा रहा है, ताकि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी सेट आवे आपके सारे प्रश्न मिल जाएं। तो अगला प्रश्न है, ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37, श्रीलंका में कितने प्रतिशत जनसंख्या सिंघलियों की है? तो श्रीलंका में सिंघलियों की जनसंख्या है 74%। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38, श्रीलंका ने किस वर्ष सिंघली भाषा को राजभाषा घोषित किया? तो ये घोषित किया था 1956 में। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का समावेश है। प्रश्न 39 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, राज्यसभा में या पंचायती राज में? तो वही भाई पंचायती राज कहिए या स्थानीय स्वशासन कहिए, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में हर सेट में 8 प्रश्न रहेंगे, 4 आपको करने हैं, पर हम 48 प्रश्न ना आपको पास भेजकर केवल 4 प्रश्न भेजेंगे। 4 करके 12 प्रश्न, और इसी 12 प्रश्न में पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाएगा। इसी 12 प्रश्नों में से 5 सेट में मिला देंगे, जैसा कि पिछले साल का मॉडल पेपर देखिए, कक्षा 10 का 3 मॉडल पेपर भेजा था, उसमें सभी सेट मिल गए थे। तो ये किताब में जाकर अच्छी तरह तैयारी करें या इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें, मॉडल पेपर को देखें। इस पर विधिवत वीडियो भी डाले गए हैं, बहुत से सेशन पढ़े हैं, जो आपको अच्छा लगे अच्छी तरह तैयार करें। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसके भी 8 प्रश्न न देकर, यानी 2 मॉडल पेपर सेट किया जा रहा तो 16 प्रश्न होना चाहिए, पर मैं 4 प्रश्न ही दे रहा हूं। तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला देखें और चारों प्रश्नों को अच्छी तरह समझें और लिख कर खूब आना है भाई, 1-2 पन्ने नहीं, जितना समय बचे आप लिखते ही रहिएगा। जैसे सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में, या भारत में हुए वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, या भारत में बहुदलीय व्यवस्था से लोकतंत्र को किस प्रकार मजबूती मिली, या वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के लिए सरकार की क्या भूमिका है होनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को आप किताबों से या LP सरकारी जॉब चैनल पर जाकर अच्छी तरह से तैयार करें। अब ये मैप संबंधी, तो मैप देखिए, यही मैप आपके पास बार बार भेज रहा हूँ, जो सेशन गए हैं उसमें भी ये भारत का मैप भेजा हूँ, और इसमें भी राज्यों को अलग अलग दर्शाया गया है कि आप राज्यों को समझ जाएंगे तो आप उत्तर अच्छा करके आएंगे। तो इसलिए इस मैप को ध्यान में रखें, राज्यों को अलग अलग करके दिखाया जा रहा है। अब मानचित्र संबंधी कार्य देख लें। वह स्थान जहां 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, तो ये पारित किया था कहाँ पर? बम्बई में। तो हम मानचित्र में 2-4 क्वेश्चन को मानचित्र में भर कर भी दिखाते हैं। ये गुजरात है, जो ऐसा ये गुजरात है, ये MP है, ये महाराष्ट्र है, यानी बम्बई। यहाँ पे निशान लगा के तो 2 तीर का निशान बनाएंगे, प्रश्न नंबर और स्थान का नाम डाल देंगे तो आपका उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह स्थान जहां 1905 ईस्वी में टाउन हॉल के मैदान में कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की थी, तो ये किया था कलकत्ता के टाउन हॉल में। यानी आप मानचित्र में पश्चिम बंगाल में ले चलेंगे तो ये मानचित्र में ये बांग्लादेश है, इधर ये बांग्लादेश है, ये है पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है भाई। तो यहाँ पे आप निशान लगाएंगे, 2 तीर का निशान बनाकर उत्तर सही करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 3, गुजरात प्रांत का वह नगर जहां कांग्रेस गरम दल तथा नरम दल में बट गई। तो कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई थी सूरत में कांग्रेस की सूरत बदल गई थी। तो ये मैप में गुजरात में जाएंगे और गुजरात में निशान लगाएंगे और उत्तर सही कर आएंगे। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव वापस लिया। तो वह स्थान जहां कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव वापस लिया था। तो ये वापस किया था, ये उस वक्त कलकत्ता में थे, पर किस कारण वापस लिया? ये चोरी चोरा की घटना के कारण। तो ये प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको कलकत्ता में निशान लगाना है, पर यदि पूछा जाएगा कि किस कारण वापस लिया, तो चोरी चोरा कांड के कारण, तब आप जाएंगे उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न पे, वह स्थान जहां पर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार तिरंगा फहराया था। तो तिरंगा दिल्ली के लाल किले में फहराया था। अब दिल्ली आप सोचेंगे कहाँ पर है, मैप में हम आपको दिल्ली दिखाते हैं। दिल्ली, ये दिल्ली है, ये छोटा सा ये दिल्ली है। यहाँ आप निशान लगाएंगे और 2 तीर का निशान बनाकर उत्तर सही करके आएंगे प्रश्न नंबर और लिखेंगे दिल्ली। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां कांग्रेस का सन 1886 का द्वितीय अधिवेशन हुआ था। तो ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, यानी मानचित्र में आपको पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता में जाना है, वहाँ निशान लगाना है, तीर 2 बना देना है, एक में प्रश्न नंबर, दूसरे में कोलकाता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह कांग्रेस का सन 1916 ईस्वी का अधिवेशन जहां दोनों दलों में समझौता हुआ। तो नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष होते हैं। तो एक बार हम मैप में उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश मैप में ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे आप निशान लगाएंगे, 2 तीर का निशान बनाएंगे, प्रश्न नंबर और उत्तर नंबर डाल देंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का सन 1927 ईस्वी का वह स्थल जहां साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। तो बहिष्कार का प्रस्ताव पारित होता है कहाँ पर? चेन्नई, मद्रास, यानी मैप में आप तमिलनाडु जाएंगे और वहाँ पे मद्रास लिख देंगे तीर बनाकर और प्रश्न नंबर डाल देंगे। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग कांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग कांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो आप पाकिस्तान और भारत के पंजाब का जहाँ बॉर्डर है वहाँ पर निशान लगाएंगे और लिख देंगे अमृतसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने 5 अप्रैल 1930 ईस्वी में साबरमती से 240 मीटर लंबी यात्रा कर सागर तट पर पहुँच कर नमक बनाकर कानून तोड़ा। तो वो स्थान दांडी कहाँ है? गुजरात में, यानी महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में। तो मैप में गुजरात में निशान लगाएंगे और तीर का निशान बनाकर प्रश्न नंबर उत्तर नंबर डालेंगे। मैप में 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे, एक स्थान से संबंधित और दूसरा नदी, पर्वत, पहाड़, ऐसा या फसलों के उत्पादन से आएंगे। तो दूसरा देखें, दूसरे में थोक के भाव में रख दिया हूँ भाई, इसलिए 5 प्रश्न ही रखे हैं, 10 के बजाय 5 रखे हैं। और उस पहले मॉडल पेपर में 10 रखा था, इसमें 5 रखा है। पर आप पढ़ेंगे, मैप को भरेंगे तो देखेंगे ये 5 के 15 हो जाएंगे कम से कम। तो खंड भा भारत के मानचित्र में निम्नलिखित प्रश्नों के स्थलों को दर्शाइए। तो भारत के मानचित्र में निम्न चिन्हों द्वारा, वो चिन्ह आपको पेपर में दिया रहेगा, उस चिन्ह के माध्यम से लौह अयस्क को दर्शाना है।
तो लौ इश्क तुम्हें झरिया, रानीगंज, कोरबा, ऐसा तो कोरबा तुम्हारा छत्तीसगढ़, रानीगंज तुम्हारा पश्चिम बंगाल, झरिया झारखंड। तो यहाँ 3 राज्यों में आप निशान लगाएंगे और उत्तर सही करके आएंगे। अगला प्रश्न, भारत के मानचित्र में मैग्नीज उत्पादन स्थानों को निम्न चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो मैग्नीज का उत्पादन तो आप झारखंड जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, मतलब ऐसे राज्यों में आप निशान बनाएंगे और उत्तर लिख के आ जाएंगे। आपका उत्तर अच्छा, मानचित्र में परफेक्ट नंबर मिलते हैं, कोई भी नंबर नहीं करता है यदि आप निशान लगा दिए और नाम लिख दिए। तो आधा नंबर मैप भरने का, आधा नंबर उत्तर लिखने का। कॉपी में नहीं लिखना है, मैप में ही एक शब्द में लिख देना है। प्रश्न नंबर 3 देखें, भारत के मानचित्र में किन्हीं 4 प्रमाण शक्ति केंद्रों को निम्न चिन्ह द्वारा, आप राजस्थान में चले जाएं, उत्तराखंड में चले जाएं, नरौरा उत्तर प्रदेश में चले जाएं और ये तमिलनाडु में, ये 4 स्टेट में जाके आप निशान लगाएंगे और नाम लिख देंगे। आपका ये उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न, भारत के मानचित्र में किन्हीं 5 गेहूं उत्पादक राज्यों को निम्न चिन्ह द्वारा, तो गेहूं उत्पादक राज्यों में चलिए एक आध हम इसमें आपको भरकर भी दिखाते हैं। तो गेहूं उत्पादक पूछा जा रहा चिन्ह द्वारा, तो सबसे पहले गेहूं उत्पादक में आप पंजाब में जैसा निशान बोलेगा वैसा निशान लगा देना है, हरियाणा में लगा देना है। 2 हो गया। 5 पूछ रहा, तीसरा उत्तर प्रदेश में लगा देना है, चौथा मध्य प्रदेश में लगा देना है, 5वां गुजरात भी लगा सकते हो, छत्तीसगढ़ लगा सकते हो, बिहार लगा सकते हो। इस तरह बिहार ये है, झारखंड ये है, इस तरह ये सब जगहों पर गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। पर आप 5 के बारे में पूछेगा तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, ये 5 स्टेट में निशान लगा के आएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में किन्हीं 5 कपास उत्पादक राज्यों को निम्न चिन्ह द्वारा, तो 5 कपास उत्पादक राज्यों को भी हम यहाँ पे मानचित्र में दिखा रहे हैं। इसके पहले सेशन में कपास उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? शायद हमने कलकत्ता बताया था, पश्चिम बंगाल नहीं। सबसे ज़्यादा जो कपास उत्पादन होता है महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर पश्चिम बंगाल में। ऐसा आपको जाना है, जहाँ काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पे कपास उत्पादन ज़्यादा होता है। तो कपास उत्पादन के 5 क्षेत्र आपको दर्शाना है। तो चलिए कपास उत्पादन के 5 क्षेत्र देखते हैं। पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा उड़ीसा और 5वां आप झारखंड में जा सकते हैं या छत्तीसगढ़ में जा सकते हैं। यहाँ भी झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी कपास उत्पादन होता है, पर पहले नंबर पर महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पे गुजरात में, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल में, चौथे नंबर पर उड़ीसा में और 5 पूछा जा रहा तो 1 आप छत्तीसगढ़ ले सकते हैं। तो इस प्रकार मैप संबंधी प्रश्न आपके सही होंगे और मैप में बिल्कुल परफेक्ट नंबर मिलते हैं। तो ये कक्षा 10 2024 के लिए दूसरा मॉडल पेपर है। इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या नहीं किया हूँ, वो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप उनकी व्याख्या को देख सकते हैं, किताब से तैयारी कर सकते हैं। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिखना भी खूब है। और इस सेशन को, इन मॉडल पेपरों को जो आपके पास पढ़ रहे, आप बार बार मैसेज कर रहे थे, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो नागरिक शास्त्र कक्षा 12 का जो पेपर आया, जो मेरा मॉडल पेपर था, उसको मैच करने के बाद आपके जो मैसेज आए उस आधार पर हमने विचार किया चलिए हम मॉडल पेपर डालते हैं। तो 6 सेट आते हैं, तो 6 सेट में 3 मॉडल पेपर बनाएंगे। एक आपके पास पहुंच गया, दूसरा ये पहुंच रहा, एक और बना के भेज देंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में 6 सेट। आपको इतने ही पढ़ने से
पूरा हूबहू मिल जाएगा। और रह गई इतिहास कक्षा 12 की बात, तो 6 सेट उसके भी आएंगे। तो 6 सेटों को 2 मॉडल पेपर में कोशिश करके आपके पास भेजेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।